इसी के बाद मैं गैप का भी डाउट लूँगा, फीस का के और डाउट्स क्या आने वाले कि क्या एससी कैटेगरी के लिए फ़ीस रिलैक्सेशन है, कुछ स्कॉलरशिप इसके लिए अवेलेबल है कि नहीं, और गैप मैटर करता है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन हम लेंगे। तो सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक है सीडैक एंड सीकेट एग्जाम डाउट सॉल्विंग एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। तो मैंने ना सीडैक पे एक वीडियो बनाई थी, आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो उसमें से मतलब वो वीडियो बहुत अच्छी भी चली, उसमें से वी गॉट 500 कमेंट्स। तो 100 कमेंट्स तो कुछ अच्छे थे यार, बहुत थैंक यू सो मच यार। उसके बाद ना 400 कमेंट्स में बहुत लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत कन्फ्यूजन्स थी और अलग अलग क्वेरीज थी। तो हमने क्या किया, उन 400 कमेंट्स को लेके उसमें से मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन क्या है वो सारे क्वेश्चंस को लिए और उस पर ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस तक कवर करेंगे। क्लियर है? तो आज का वीडियो में अगर आपको सीडैक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है तो ऑलमोस्ट वो इसमें कवर हो जाएंगे। पर अगर आपको सीडैक क्या है उसके बारे में नहीं पता तो मैं एक लाइन में बताता हूँ। ये एक कोर्स होता है 6 महीने का, आपकी इंजीनियरिंग के बाद आप कर सकते हो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे तगड़ी तैयारी की जाती है और इन्हीं के सेंटर्स में बहुत तगड़ी प्लेसमेंट भी आती है जो आपको 6 लाख से 10 लाख तक की पैकेज देती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं इंजीनियरिंग के बाद ऐसा क्या करूँ या फिर अपनी एमएससी या फिर बीसीए इनके ग्रेजुएशंस के बाद क्या करूँ, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। लेकिन इसकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, वो भी मैं ये वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपको लग रहा है तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बहुत तगड़ी तैयारी करवाते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। तो आज के वीडियो में चलो आज का Q&A शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही करियर अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए बहुत अच्छी है वैसे वीडियोज़ लेके आता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है एलिजिबिलिटी के ऊपर। सबको डाउट है क्योंकि ना इनका एक क्राइटेरिया है एलिजिबल। हर कोई ये कोर्स नहीं ले सकता, एक क्राइटेरिया होता है, अगर आप एलिजिबल हो तभी ये ले सकते हो। तो मैं आपको बेसिक से एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके ना मैं डाउट्स भी क्लियर करूँगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है सीडैक में एंट्री मारने की। नॉन IT स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, लेकिन कौन जा सकता है मैं बता देता हूँ। तो इसमें कौन कौन जा सकता है? सबसे पहला समझो आपने 10वीं की है, 10वीं के बाद 12वीं की है, उसके बाद 4 साल की इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग आपने कोई भी डिपार्टमेंट से की है तो चलेगा, लेकिन आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है, मतलब ओवरऑल आपने इसमें 16 साल का एजुकेशन किया है, तो आप इसके बाद सीडैक के लिए एलिजिबल हो। इतना क्लियर है पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि समझो आपने 10वीं की, उसके बाद 2 साल की 12वीं की, उसके बाद आपने BSc की और MSc की। MSc के बाद आप सीडैक के लिए एलिजिबल हो। इतना क्लियर है? आपने 10वीं की, 12वीं की, उसके बाद BCA किया और फिर MCA किया, उसके बाद आप एलिजिबल हो। आपने 10वीं की, 3 साल का 10वीं के बाद डिप्लोमा किया, उसके बाद 3 साल की इंजीनियरिंग की, उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये बेसिक सा क्राइटेरिया है। तो जो भी कह रहा है कि BSc और BCA के बाद डायरेक्ट ले सकते हैं तो आप नहीं ले सकते, उसके लिए आपको MSc और MCA करना ज़रूरी है। उसी तरह से कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या डिप्लोमा स्टूडेंट्स ले सकते हैं, तो ये नहीं ले सकते। इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्वेश्चन आता है, वो है कि हर कोर्स का अपना एक क्राइटेरिया है कि आपकी इंजीनियरिंग में 50% होनी चाहिए, या फिर अगर आप कुछ और कोर्स ले रहे हो, AI का ले रहे हो, तो इंजीनियरिंग में 60% होना चाहिए। तो वो परसेंटेज क्राइटेरिया भी हर कोर्स का अलग है, उसका मैंने नीचे PDF दे दिया है, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको नीचे मिल जाएगा। लेकिन बेसिक क्राइटेरिया कि कौन ये ले सकता है वो चीज़ तो आपकी इधर क्लियर हो गई। अब मैं कुछ डाउट्स ले लेता हूँ। इसी के बाद मैं गैप का भी डाउट लूँगा, फीस का के और डाउट्स क्या आने वाले कि क्या SC कैटेगरी के लिए फ़ीस रिलैक्सेशन है, कुछ स्कॉलरशिप इसके लिए अवेलेबल है कि नहीं, और गैप मैटर करता है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हम लेंगे। तो अब पहले मैं आपको बेसिक सी एलिजिबिलिटी के जो लोगों को सवाल है वो मैं ले लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे लैपटॉप है तो मैं उधर ही देख के बोलूँगा। डिप्लोमा वाले कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कोर्स ये नहीं कर सकते। आपको डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करनी है, उसी के बाद आप कर सकते हो। आफ्टर डूइंग बरिंग इंजीनियरिंग कह रहे हैं अप्लाई फॉर दिस कोर्स, येस यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स। MBA पास आउट भी कर सकते हैं, तो MBA पास आउट आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल होना चाहिए। जैसे आप इंजीनियरिंग कर चुके हो, उसके बाद MBA किए हो और आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं सॉर्टेड हो रही, मुझे कुछ ऐसा टेक्निकल कोर्स करना चाहिए, तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो। इतना क्लियर है? लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो एलिजिबिलिटी मैटर करना चाहिए। तो अगर आप MBA पास आउट हो तो आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो टेक्निकल होना चाहिए। CSE वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, हाँ भाई CSE वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंजीनियर हो तो कर सकते हो, या फिर BSc के बाद MSc किए हो, BCA के बाद MCA किए हो तो कर सकते हो। मैनेजमेंट स्टूडेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्टूडेंट वही अगर वो MBA का है, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट तो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, तब आप ये चीज़ कर सकते हो।
BSc स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल, BSc स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। आपको MSc होना बहुत ज़रूरी है। BCA वाले कर सकते हैं नहीं, MCA वाले कर सकते हैं। सर आई हैव 57 एग्रीगेट इन इंजीनियरिंग, पर एक सेमेस्टर में 50 कम है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर सेमेस्टर वाइज ये लोग नहीं देखते, आपका ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स देखा जाता है। तो अगर आप 55 की रेंज वाला कोर्स ले रहे हो तो आपको ओवरऑल 57% आना चाहिए। तो अगर आपको ओवरऑल एग्रीगेट, जैसा ये बंदा कह रहा है कि मेरा 57% ओवरऑल एग्रीगेट है, तो भाई आपका पर्टिकुलर सेमेस्टर वाइज नहीं देखा जाएगा, आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो इतना ही था ये तो मतलब एलिजिबिलिटी का चीज़ है। अब मैं आ जाता हूँ गैप पे। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या गैप मैटर करता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, आपका सीकेट के एग्ज़ाम्स के लिए गैप, मतलब आप सीडेक के एडमिशन के लिए गैप मैटर नहीं करता। तो अगर बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे कि मैं 2014 का पास आउट हूँ, तो अब 2021 चल रहा है, मैं कहीं काम कर रहा था लेकिन मैं एलिजिबल हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, समझो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं अलग अलग डिपार्टमेंट का इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरे को अभी स्विच करना है, मेरे को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जाना है, मेरे को सीखना है, मेरे को IT वर्ल्ड में घुसना है। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? जी हाँ, आप एलिजिबल हो, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? हर बंदा सीडेक कर सकता है जिनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। गैप मैटर नहीं करता कोर्स में एनरोल करने के लिए। तो अगर आपका इंजीनियरिंग में भी बीच में भी 1-2 साल का गैप है तो भी चलता है, उसमें गैप मैटर नहीं करता। इंजीनियरिंग के बाद भी गैप है तो भी मैटर नहीं करता। पर गैप मैटर कहाँ करता है मैं वो भी बता देता हूँ। वो मैटर करता है प्लेसमेंट में। तो प्लेसमेंट में कहाँ मैटर करता है? समझो जैसे एक फ्रेशर है, फ्रेशर आया है, फ्रेशर के लिए समझो 10 कॉल आ रहे ना इंटरव्यू को, तो जिस बंदे को गैप है उसको 5 से 6 कॉल ही आएंगे। तो अगर लेकिन आप अपनी पूरी तैयारी करो, ये 6 महीने में अगर आप अपनी तगड़ी तैयारी करो ना, तो अपने को 5-6 कॉल में भी अपन फोड़ देंगे। तो गैप मैटर करता है प्लेसमेंट का टाइम। प्लेसमेंट का टाइम जो कॉल आते हैं वो कम आते हैं, लेकिन अगर अपन बहुत तगड़ी तैयारी करें तो अपन ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीख रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो तो आप ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। और भाई अगर अपने को गैप है तो अपन तो थोड़े तो पीछे है ना, पीछे कोई नहीं है लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी है। तो वो एक शेर है जो मेरा दोस्त मुझे कहता है, रुपेश करके है, कि भाई जिनकी मंजिल दूर होती है ना वो घर से थोड़ा जल्दी निकलते हैं। तो बेसिक सी बात है कि यार अगर अपने को पता है कि अपनी प्रॉब्लम होगी तो अपन थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ा जल्दी निकलेंगे और 6 महीने में इतनी तगड़ी तैयारी करेंगे ना कि वो 6 कॉल भी इनफ है अपने प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो जो भी बच्चों का सवाल था कि क्या मैं 2017 पास आउट हूँ मैं एलिजिबल हूँ, 2015, 16, 17, 20 पास आउट हूँ मैं एलिजिबल हूँ, मुझे इंजीनियरिंग में गैप है मैं एलिजिबल हूँ। आप एलिजिबल हो कोर्स को एनरोल करने के लिए, लेकिन आपको प्लेसमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप तैयारी तगड़ी करो तो वो भी नहीं होगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे गैप का हो गया। अब फीस के रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ। तो फीस इसकी 80,000 रुपीज़ से होती है, कुछ 80,000 से, कुछ कोर्सेज 1,10,000, 1,20,000 रुपये भी जाते हैं। तो एक बेसिक सा किसी इंसान ने क्वेश्चन पूछा था कि फ़ीस कितना कोर्स की है, एक लैंग्वेज की फ़ीस 80,000 रुपये है या फिर जो पूरा 6 महीने में 12-13 लैंग्वेज सिखाई जा रही है उसकी 80,000 रुपये। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक लैंग्वेज की फ़ीस नहीं है। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाया जा रहा है तो उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस आएगी, आपका मतलब ऊप्स कॉन्सेप्ट है, DSA है, आपको फ्रंट एंड है, बैक एंड है, जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी ना, उन सबको मिला के इसकी फ़ीस 80,000 रुपीज़ है। इतना क्लियर है? अब 2 क्वेश्चंस और आ जाते हैं, क्या कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है? तो वैसे तो ऑलमोस्ट कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, पर स्कॉलरशिप फिलहाल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे ही है, मतलब ट्यूशन्स और क्लासेस है यार, ये लोग तो आपको तैयारी करवा रहे हैं ना। इतना क्लियर है? तो ऐसा मतलब कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल तो नहीं है भाई। और क्या SC कैटेगरीज को रिलैक्सेशन है? तो SC कैटेगरीज को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है। इतना क्लियर हो गया? अब बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे, कुछ अदर क्वेश्चंस थे। उसके पहले मैं एक बेसिक सा, लोग मेरे को पूछते कि क्या सीडेक वर्थ इट है करना। तो यहाँ पे ना अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ बंदे हैं जो IT फील्ड में स्विच करना चाहते हैं। समझो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, सिविल इंजीनियरिंग में हो, पर आपको लग रहा है कि IT फ्यूचर है, तो आप इधर 6 महीने की अपनी तगड़ी तैयारी कर सकते हो और इसमें एंट्री मार सकते हो ना। उनके लिए तो वर्थ इट है। पर कब वर्थ इट है पता है? जब आप, इनके सेंटर्स होते हैं अलग अलग जगह, इनके सेंटर्स होते हैं, अलग अलग कोर्स कराया जाता है। तो इनके जो टॉप सेंटर्स हैं ना, उधर प्लेसमेंट बहुत तगड़ी है। तो अगर आप सीकेट एग्जाम में 4th हो और उधर अपना सेंटर लग जाए और वो 6 महीने में अपन तगड़ी तैयारी करें, क्योंकि इधर ही सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट आएगी भाई, तो आपका बहुत हिट है। आपने सीकेट एग्जाम उतनी अच्छे से तैयारी नहीं की और आप मतलब अपन मेन इधर क्यों जा रहे हैं कि इधर तगड़ी तैयारी कराते हैं, दूसरी अपना प्लेसमेंट अच्छा होता है।
पर अगर प्लेसमेंट बाकी सेंटर्स में उतना नहीं है तो फिर जाके मतलब नहीं है। क्लियर है? तो अगर दूसरे कोई भी ब्रांच वाले हैं जो खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, या फिर करंटली अपने इंजीनियरिंग में कुछ नहीं, अपन ने CS के वो भी कि अपन ने इंजीनियरिंग में उतना नहीं सीख पाए, अभी 6 महीने में अपने को तगड़ी तैयारी करनी है, तो आपको जाना चाहिए। समझ रहे हो? वर्थ इट है, पर वो 6 महीने में अपना माइंडसेट होना चाहिए सीखने वाला। इधर अपन टाइम पास नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। क्या टाइम पास थोड़ी करने आया यार, सीखने आया ना। अभी तो मतलब ठीक है 16 साल तक अपने टाइम पास किया, मजे किए, लेकिन अभी तो 6 महीने में पूरी तगड़ी तैयारी करते हैं। उसी के साथ साथ नॉन IT के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो सीकेट की प्रिपरेशन करते हैं, वो C प्रोग्रामिंग और ऊप्स के कॉन्सेप्ट है इनको बता देते, बोलते हैं मैं तो यहाँ का नहीं हूँ तो मेरे को जमेगा नहीं। देखो भाई, कोई सब्जेक्ट हार्ड और ईजी नहीं होता, उस सब्जेक्ट की टीचर मैटर करती है। पता है अपने फेवरेट सब्जेक्ट किस तरह से होते थे कि इसकी टीचर अपने को बहुत अच्छा सिखा दिया तो अपना वो फेवरेट सब्जेक्ट। तो अपन इंजीनियर है या फिर अपना माइंडसेट वैसा है, अगर आप BCA या MCA वाले भी बंदे हो तो अपन स्मार्ट बंदे, अपन ने इतनी पढ़ाई की है तो अपन कुछ भी सीख सकते हैं भाई। समझ रहे हो क्या? अपन उतने होशियार है तो कोई भी चीज़ आएगी ना तो उसमें ऐसा मत बोलोगे अरे ये तो नहीं, हम सीख सकते हैं। और अगर आप इसके सीकेट की प्रिपरेशन में इसको छोड़ रहे हो तो भाई देखो 6 महीने में वही चीज़ें कराने वाला है, तो पूरा IT सीखने वाला है, तो अभी क्यों छोड़ रहे हैं? तो मेन अपनी पूरी फोकस और अपनी पूरी तगड़ी तैयारी सीकेट के प्रिपरेशन में डाल। इतना क्लियर है? क्योंकि ये चीज़ अगले 6 महीने तो करने वाला है और बहुत तगड़ी का तैयारी। इतना क्लियर है? तो ये माइंडसेट ये होना चाहिए कि अभी सीखना है भाई, अभी ये जज नहीं करना है कि नहीं मैं नहीं अपन तो नहीं, अभी सीखना है। इतना क्लियर है? उसी के साथ साथ वर्थ इट है, अच्छे सेंटर में लग जाओगे और सीखने की चाहत है तो वर्थ इट है। लेकिन अगर सेंटर उतना तगड़ा नहीं है तो फिर मैं चाहूँगा कि नहीं, आप अगली बार वापस अच्छे सीकेट की प्रिपरेशन करो, अच्छे सेंटर में जाओ और अच्छा प्लेसमेंट आएगा तो उतना वर्थ इट है। अब कुछ अदर क्वेश्चन है, सर विल देयर बी अ गवर्नमेंट जॉब और अ प्राइवेट जॉब? तो ज़्यादा करके इधर प्राइवेट जॉब्स है। गवर्नमेंट जॉब का क्या सीन है, इनका एक R&D करके होता है, CDAC R&D, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। अगर उधर आप अच्छी तैयारी करके लग जाओ तो वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। तो एक ही चीज़ है, CDAC R&D में आप चले जाओ तो वहाँ पे गवर्नमेंट के आप कनेक्टेड हो सकते हो, बाकी सारे यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स आते हैं। इतना कर दे। सर हाउ मेनी टाइम कैन आई गिव सीकेट एग्जाम्स? एज मेनी टाइम, तो जितनी बार देना चाहे दे सकता है। इज़ देयर एनी 10th एंड 12th मार्क्स क्राइटेरिया? ऑलमोस्ट तो उतना नहीं है, आपका इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया और वो वाला मैटर करता है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीकेट एग्जाम एंड सिलेबस? ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीकेट एग्जाम एंड सिलेबस। तो ना मैंने क्या किया पता, मैंने अपने यार 4 वीडियो कंप्लीट बनाए, तो जिसमें मैंने पहले CDAC क्या है वो बताया, उसके बाद इसका सिलेबस क्या है और इसके रिसोर्सेज क्या है, तो वो वाला वीडियो भी देख लोगे तो आपको समझ जाएगा कि इसकी कहाँ से पढ़ाई करनी है। उसके अलावा मैंने सीट एलोकेशन का प्रोसेस बताया, तो यहाँ पर वो CDAC का बारे में पूरा पता चल जाएगा। लेकिन सीखना कहाँ से, पढ़ना कहाँ से, क्योंकि इसका सीकेट का एग्जाम होता है। तो ना मैंने नीचे एक लिंक दी गई है, इस लिंक में आप चले जाओगे ना तो इसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, इसके प्रिपरेशंस के वीडियोस मिल जाएंगे, इसके लिए जो MCQs आते हैं वो मिल जाएगा, कहाँ से मॉक टेस्ट देना वो सारी चीज़ें वो एक लिंक में आपको मिल जाएगी। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू प्रिपेयर फॉर सीकेट एग्जाम्स। और उसमें मैंने बाकी सारे रिसोर्सेज भी कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ़ आई गिव 3 सेक्शन, तो सीकेट एग्जाम्स में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A होता है, सेक्शन A+B होता है, सेक्शन A+B+C होता है। सेक्शन A में क्या होता है कि सिर्फ एप्टीट्यूड होता है उसमें, और उसमें अगर किए तो आपको एक कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो। A+B अगर आप दोगे तो आप कंप्यूटर के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। A, B, C तीनों देते हो तो आप कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो? जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज हैं, जैसे IoT हो गया, वो सारी चीज़ों के लिए, VLSI डिज़ाइन हो गया, इन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो। तो एक इंसान कह रहा है कि मैंने A, B, C तीनों अगर मैंने दिया एग्ज़ाम, पर मेरे C में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए और AB में मैंने तोड़ा है, फाड़ा है, क्योंकि A, B, C अलग अलग होता है। क्लियर है? तो क्या मेरी रैंकिंग जो AB में है वो मैटर की जाएगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी रैंकिंग मैटर की जाएगी। ये किस तरह से काम करता है? सबसे पहले आप, अगर आपने सिर्फ A दिया है तो आपकी सेक्शन A का अलग रैंक निकलता है। अगर आपने AB दिया है तो 2 रैंक निकलते हैं, एक सिर्फ सेक्शन A का निकलता है और एक सेक्शन AB का निकलता है, तो ये 2 रैंक निकलते हैं। अगर आपने ABC दिया है तो 3 रैंकिंग निकलती है, सेक्शन A की रैंकिंग रहेगी, सेक्शन A+B की रैंकिंग रहेगी और सेक्शन A+B+C की रैंकिंग रहेगी। तो आप A+B+C वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रिकल के कोर्स है वो नहीं ले सकते, और उसके अलावा आप A के कोर्सेज और AB के कोर्सेज में जा सकते हो अगर आपने अच्छा खासा उसमें मार्क्स लाया है। लेकिन आपने AB में अगर मिस्टेक कर दी, क्या अरे मैंने AB में मिस्टेक कर दी, मैंने C में अच्छा कहा है, तो आपका रैंकिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि A और B जो है वो मैंडेटरी है। तो अगर आपने इसमें फोड़ा है तो अच्छा है, लेकिन अगर इसमें मार्क्स कमा रहे तो आपके रैंकिंग में फ़र्क पड़ेगा।
इतना क्लियर है। तो सी में अगर आपका मार्क्स कम आया है तो आप AB के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, अच्छे लाए हो तो आपका रैंक उधर एलिजिबल होगा। कॉमर्स वाली एग्जाम दे सकते हैं, इज इट वर्थ डूइंग फॉर कॉमर्स फेलो? कॉमर्स वाले पहली चीज़ नहीं दे सकते ब्रो। तो तुम्हारे लिए जो कोर्सेज है, तुम्हारे लिए जो करियर ऑप्शन है, उस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये वाला आप नहीं दे सकते भाई। ओके, एग्जाम देने के बाद सेक्शन AB की एग्जाम के बाद इंस्टीट्यूट हम खुद चूज कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, इंस्टीट्यूट यहाँ पे आप प्रेफरेंस डाल सकते हो, समझ रहे हो क्या? अपना रैंक के बेसिस पे आपका इंस्टीट्यूट और आपकी सीट एलोकेशंस होगी। तो जो सेंटर्स आएंगे वो रैंक के बेसिस पे आएंगे। तो अगर आपने अच्छा रैंक लाया है तो आपको खुद के प्रेफरेंसेस की चीज़ें मिल सकती है। तो बस यही था कुछ छोटा सा Q&A। थैंक यू सो मच। अगर आपको CDAC और CCAT के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो हमने ऑलमोस्ट एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें ऑलमोस्ट 4 वीडियोस है, तो आपकी सारी क्वेरी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैंने एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके CCAT की प्रिपरेशन के लिए। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि अपना एक ही है ना यार कि दूसरे लोगों की भी मदद हो। ये वीडियोस में सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस और आपके लिए कौन से कोर्सेज सही है वो मैं लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए एंड हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CDAC कोर्सेज।